नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच लाइव के 7 बजे के प्रोग्राम में। इंटरनेशनल खबरों में सबसे बड़ी खबर यही है कि फ्रांस ने सीधे सीधे कह दिया है कि हम फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। अमेरिका बहुत नाराज है, इजराइल बहुत नाराज है, रूबियो ट्वीट कर रहे हैं, नेतन्याहू ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन फ्रांस हटने के लिए तैयार नहीं है। काफी दिनों से वो प्लान कर रहा था, जुलाई में मीटिंग होनी थी, अमेरिका के प्रेशर में वो मीटिंग टल गई। लेकिन अब जो है मीटिंग होगी सितंबर में, जिसमें सऊदी अरबिया और फ्रांस जो है वो बाकायदा यूएन के अंदर एक बड़ी मीटिंग करेंगे, जिसमें फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करने का मामला होगा। और देखिए, सारी दुनिया में इसके बाद धीरे धीरे माहौल बनना शुरू हो गया है। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के पीएम हो, चाहे इंग्लैंड के पीएम स्ट्रेमर हो, चाहे कनाडा के पीएम हो, इन सब लोगों ने गजा में जिस तरह से जेनोसाइड चल रहा है, जेनोसाइड लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन वहां पर जिस तरह से इमदाद नहीं पहुंच रही है, लोग भूख से परेशान हैं, उसको लेकर बयान जारी किया है। और इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं। एक रिपोर्ट क्या आई, एक बयान आया जिसमें दुनिया की 5 बड़ी न्यूज एजेंसी, जो पांचों यूरोपियन न्यूज एजेंसीज हैं, उन्होंने बाकायदा एक बयान जारी किया। इसमें बीबीसी है, इसमें एपी है जो फ्रांस की है, इसमें एएफपी है और राइटर्स हैं। इन पांचों ने यह बयान जारी किया कि हमारे पत्रकार अब वहां से रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पेट में दाना नहीं है, क्योंकि वहां खाना पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इजराइल फलस्तीन के लोगों को भूखा मारना चाह रहा है। इसलिए हमारे जो वहां रिपोर्टर हैं वो रिपोर्टिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। ये वही न्यूज एजेंसीज हैं जो इजराइल के खिलाफ एक लफ्ज बोलने से भी बचती थी। राइटर्स को छोड़ दीजिए, राइटर्स ने तो हमेशा स्टैंड लिया है, लेकिन बीबीसी, एपी, एएफपी, इन पे आपको इजराइल का समर्थन खुला दिख जाएगा। आज ये भी बयान जारी कर रही हैं कि इजराइल जानबूझकर फलस्तीनियों को भूखा मार रहा है। यूएन की रिपोर्ट आ गई है, दुनिया भर की रिपोर्ट आ गई है। इजराइल ने झूठ बोला कि हमास सारा का सारा एड चुरा ले रहा है। इसके बाद अमेरिका ने जांच करवाई और उस जांच की जो रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट कहती है कि हमास ने एक चुटकी भर अनाज भी नहीं चुराया है। तो इजराइल का जो झूठा चेहरा है वो सारी दुनिया के सामने बिल्कुल साफ साफ आ गया है। एक और बड़ी घटना हुई है। एक साहब है जॉर्ज अब्दुल्ला, लेफ्टिस्ट है, फलस्तीन के बड़े सपोर्टर हैं और लेबनान के हैं। ये 40 साल से फ्रांस की जेल में थे। 40 साल। 10-15 साल पहले भी चर्चा चली थी कि इनको जेल से छोड़ा जाएगा, लेकिन हिलेरी क्लिंटन और बाकी लोग पीछे लग गए थे और इनको जेल से नहीं छोड़ने दिया गया था। अब जाकर इनकी रिहाई हो रही है, बल्कि रिहाई हो गई है और ये बैरूत पहुंचने वाले हैं। आपको लगेगा कि एक आदमी रिहा हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है। अब तक इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से उनको रिहा नहीं किया जा रहा था। आज इजराइल की यह कंडीशन हो गई है कि उसका इंटरनेशनल प्रेशर काम नहीं कर रहा है और जॉर्ज अब्दुल्ला फाइनली रिहा होकर लेबनान आ रहे हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो तो भयानक है। बातचीत भी टूट गई है, उसके लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया गया है। हालांकि उसमें काफी कुछ है जो मैंने फलस्तीन पर मेन चैनल में वीडियो किया है, उसको देखिएगा, उसमें बहुत डिटेल में बताया है। लेकिन इस बार फलस्तीनियों ने जिस तरह की लड़ाई लड़ी है, इस बार फलस्तीनियों ने जिस तरह की शहादतें दी हैं, उसने दुनिया भर में यह मैसेज भेजा है कि इजराइल एक ऐसा शैतानी मुल्क है जो इंसानियत से बिल्कुल दूर है और फलस्तीन में जो कुछ वो कर रहा है वो शैतान का काम ही हो सकता है, इंसान का काम नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस बार फलस्तीनियों की शहादत बेकार नहीं जाने वाली। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, इसमें वो मुल्क हैं जो फलस्तीन को एक अलग खुद मुख्तार नेशन मानते हैं। फ्रांस इसमें शामिल हो गया है। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन जैसे मुल्क जो यूरोप के मुल्क हैं वो पहले ही शामिल हो गए हैं। और एक बार देखिएगा कि जो अमेरिका अभी हरा नहीं हुआ है और इंग्लैंड और जर्मनी और इस तरह के मुल्क हरे नहीं हुए हैं, एक दिन ये पूरा नक्शा हरा होगा, फलस्तीन आजाद होगा। और मैं बार बार कहता हूं कि ये सब हम अपनी जिंदगियों में ही देखेंगे। खैर, इंटरनेशनल खबरों के बाद देश की खबरें, और देश की खबरें लेकर आ रही हैं शालिनी। बने रहिए, देखते रहिए पूरा वीडियो। अब आगे की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। सिस्टम की लापरवाही से राजस्थान के झालवाड़ा में गिरी स्कूल बिल्डिंग, 8 बच्चों की हुई मौत, 27 छात्र हुए घायल। उल्लू और ऑल समेत 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म हुए बैन, अश्लील कंटेंट दिखाने को लेकर सरकार ने किया एक्शन। पिछले साल 18 ऐप्स बंद किए गए थे।
2021 से 2024 तक पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर करीब 295 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2025 में अब तक 5 देशों की यात्राओं पर 66 करोड़ रुपए खर्च बताए गए। राहुल गांधी ने एसआईआर को डस्टबिन में डाला, सदन में विपक्षी सांसदों ने किया जोरदार हंगामा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, पहले मालूम होता तो मैं तभी जाति जनगणना करवा देता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, बीजेपी वोट का अधिकार छीनना चाहती। राबड़ी देवी से भिड़े सीएम नीतीश कुमार, कहा पहले ये लोग इस तरह के कपड़े पहनते थे, इन्हीं के कहने पर ये लोग ऐसे कपड़े पहनकर आ रहे, ऐसा ही कपड़ा पहनोगे तो यही हाल होगा। संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं हटाए जाएंगे। राज्यसभा में सरकार ने लिखित जवाब दिया, कहा कोई मौजूदा योजना या इरादा नहीं। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। राजस्थान में कैसे गिरी स्कूल बिल्डिंग। राजस्थान के झालवाड़ा में एक सरकारी स्कूल में भयानक लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते 7 मासूम बच्चों की जान चली गई, 9 बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। क्या तमाशा चल रहा है। मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलोदी स्कूल में 7वीं क्लास के बच्चे पढ़ रहे थे, तभी छत धड़ाम से गिरी और 35 बच्चे दब गए। गांव वालों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर बच्चों को निकाला, लेकिन 5 बच्चे तो मौके पर ही मर गए और 2 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये सिस्टम की इतनी बड़ी नाकामी नहीं तो और क्या है। और देखिए कितनी बड़ी लापरवाही जो है वो हुई है। सोचिए, वहां के कलेक्टर साहब खुद ये कह रहे थे कि उन्होंने पहले ही आदेश दिए थे कि खराब बिल्डिंग वाले स्कूलों को बंद कर दिया जाए, लेकिन फिर भी ये स्कूल खराब लिस्ट में नहीं था और बच्चों को पढ़ने के लिए वहां भेजा जा रहा था। ये किसकी लापरवाही है, ये इसका जवाब अब कौन देगा। एक छोटी बच्ची ने बताया कि छत गिरने से पहले कंकड़ गिर रहे थे। बच्चों ने बाहर खड़े टीचर्स को भी बताया, लेकिन उन लापरवाह टीचर्स ने ध्यान नहीं दिया और थोड़ी ही देर बाद छत गिर गई। ये टीचर्स क्या कर रहे थे बाहर, जब बच्चों की जान खतरे में थी तब वो सुरक्षित बाहर थे। अब इस पर किसकी जिम्मेदारी जो है वो तय की जाए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब दुख जता रहे हैं, लेकिन दुख जताने से क्या होगा। अब इस बड़ी लापरवाही के लिए किसको जिम्मेदार माना जाएगा और क्या जिनकी वजह से ये हादसा हुआ, क्या उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें कोई सजा दी जाएगी। क्या फिर अपने फैसले से पीछे हटी मोदी सरकार। हाल ही में आरएसएस के नेता महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने संविधान की प्रस्तावना में शामिल सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों पर फिर से विचार करने की बात कही थी। 26 और 27 जून को हुए कार्यक्रमों में उन्होंने कहा था कि सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द मूल संविधान में ही नहीं थे, इन्हें आपातकाल के दौरान जोड़ा गया और इन शब्दों को हटाने की कोशिश पहले नहीं की गई, लेकिन अब इन पर विचार विमर्श होना चाहिए कि क्या ये संविधान में रहने चाहिए। वहीं अब इस मामले पर केंद्र सरकार ने राज्यसभा अपना जवाब दिया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लिखित में कहा कि फिलहाल संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की कोई योजना या इरादा नहीं है। उन्होंने माना कि कुछ समूह इन शब्दों पर पुनर्विचार करने की बात कह रहे थे, जिससे सार्वजनिक चर्चा होती रही, लेकिन ये सब चीजें सरकार का आधिकारिक रुख नहीं दर्शाता है। मेघवाल ने यह भी कहा कि 42वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाएं नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी। लालू प्रसाद यादव की पत्नी सम्राट चौधरी को लेकर क्या बोले। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष के लगातार विरोध के कारण सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ा। वहीं आज राबड़ी देवी ने बिहार के डिप्टी सीएम पर काफी आरोप लगाए। पहले सत्र के दौरान राबड़ी देवी ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी बचपन से ही बोरिंग रोड इलाके में गुंडाई करते रहते हैं और वहां लड़कियों को छेड़ते थे। राबड़ी देवी ने सवाल उठाया कि ऐसे में सम्राट चौधरी दूसरों को गुंडा कैसे कह सकते हैं। ये बयान गुरुवार को सम्राट चौधरी के तेजस्वी यादव पर किए गए कटाक्ष के जवाब में आया, जिसमें चौधरी ने कहा था कि जिसका बाप अपराधी हो वो क्या बोलेगा। वहीं इसके अलावा विधान परिषद में राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव की जान को खतरा बताया। उन्होंने बीजेपी और जेडीयू पर तेजस्वी पर हमला करवाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी पर अब तक 4 बार हमले हो चुके हैं और सत्ता पक्ष संस्कारहीन है। वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए उनके पहनावे पर टिप्पणी की। उन्होंने राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन्हीं के कहने पर ये लोग इस तरह के कपड़े पहनकर आ रहे हैं। ये बिहार का मानसून सत्र आपसी आरोप प्रत्यारोप और हंगामे के बीच समाप्त हुआ। भागीदारी न्याय सम्मेलन को लेकर क्या बोले राहुल गांधी।
दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज कांग्रेस के ओबीसी सेल ने भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस सम्मेलन में पीएम मोदी पर निशाना साधा। वहीं राहुल गांधी ने भाषण के दौरान पार्टी के सदस्यों से पूछा, आपको पता है राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया, पीएम मोदी। इस पर राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनसे 2-3 बार मिल चुका हूं, वो सिर्फ शोबाजी करते हैं, उनमें दम नहीं है, उन्हें लोगों ने सिर पर चढ़ा रखा है। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर कहा कि वो इसे सभी कांग्रेस शासित राज्यों में जाति जनगणना कराएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और मेरे काम में एक कमी रह गई, मुझे ओबीसी वर्ग की जिस तरह से रक्षा करनी थी मैंने नहीं की। 10-15 साल पहले मुझे ओबीसी के मुद्दे गहराई से समझ नहीं आए थे, अगर मुझे पता होता तो मैं उसी वक्त जातिगत जनगणना करवा देता। कांग्रेस सांसद ने कहा, हम पहले जातिगत जनगणना नहीं करा सके, ये कांग्रेस की नहीं मेरी गलती थी, मैं अब इसे सुधार रहा हूं। आप मेरी बहन प्रियंका से पूछिएगा कि अगर राहुल ने किसी काम के लिए मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार हैं, झूठ बोलना उनका काम है, वो संसद में भी झूठ बोलते हैं। पीएम मोदी सिर्फ तकरीर करते रहते हैं, खुद कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मुझे भगवान ने भेजा है। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप जो थे आज इस पूरे के पूरे सम्मेलन में लगते रहे। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगे अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से जरूर शेयर कर लें। धन्यवाद।